साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग डी शेप का ऐसा बहुत सारे सर्कुलर कर्व यूज करते हैं, दो, इसे डीश कहते हैं, और थोड़ा सा अलग डिस्टेंस पे दूसरा वाला। इसके बीच में और इसके बीच में अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, फिर ऐसा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बिटवीन द डीश, इसे डीश कहते हैं। इस साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड और इस साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड, मान लो क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड इधर है और क्रॉस नेचर का इधर। ये बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो ले लेते हैं, मतलब इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर के डिश में है, उधर के डिश में मैग्नेटिक फील्ड है। इसका काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट करना। दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ज़्यादातर केस में हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास कम होता है, तो बहुत जल्दी उसमें मोमेंटम मतलब वेलोसिटी आ जाती है और हाई स्पीड जनरेट हो जाता है तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। बट कोई भी नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव आयंस, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस की हेल्प से हम इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल हमने रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करेगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी। तो मान लीजिए वेलोसिटी से यहाँ पहुँचा, तो जैसे यहाँ पहुँचा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उसे घुमा देगा। जैसे वापस यहाँ पहुँचा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल चुका है, अब उसे और एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो रेडियस बड़ी हो जाएगी। तो पहले ये छोटा कर्व में घुमा, फिर बड़े कर्व में घूमेगा, फिर उससे बड़े कर्व में घूमेगा, फिर उससे बड़े कर्व में घूमेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन बड़े बड़े कर्व में घूमते रहता है, मतलब जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो ऐसा। या चार्ज पार्टिकल एक जगह से स्टार्ट हुआ इस प्रकार से हेलिक्स टाइप पाथ बनता है, और जब सफिशिएंट स्पीड आ जाती है जो कि हमको चाहिए, फास्टेस्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया, हम उससे निकलने का रास्ता दे देते हैं, निकल जाता है, और हम उससे जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं वो आ जाता है मूविंग पार्टिकल। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड को बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है सर्कल में घुमाना। क्योंकि अगर स्पीड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखेंगे, तो स्पीड बढ़ाने में हमको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो उतना डिस्टेंस को हम उस पूरे एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट जगह में करना चाहते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ कर लेते हैं कि स्पीड भी बढ़े और घूम के पार्टिकल अपनी जगह पे आ जाए, मतलब एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में घूमते भी रहे और स्पीड भी बढ़ते रहे। ठीक है, अब इसमें टाइम पीरियड वही होगा जो पहले पढ़ चुके हैं, 2πm/qb टाइम पीरियड हो गई। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी इसका उल्टा, qb/2πm, जो रेडियस ये फॉलो करता है उस रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, जो कि बदलते रहेगा। जैसे जैसे स्पीड चार्ज पार्टिकल की बदलेगी वैसे वैसे उसका रेडियस भी बदलता जाएगा। इससे जो चार्ज पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, अगर आपको उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो आप समझो ध्यान से, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सेलरेट कर रहा है v वोल्टेज से आधा सर्कल में, फिर पूरा सर्कल घूमने में फिर से v वोल्टेज से उसे वापस एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन होगा एक रोटेशन में, चार्ज इंटू वोल्टेज हाफ सर्कल में, फिर चार्ज इंटू वोल्टेज अगले हाफ सर्कल में, और अगर नंबर ऑफ रोटेशन n हो तो इंटू n रिवोल्यूशन बाद जो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल की वो होगी 2 टाइम्स ऑफ n इंटू क्यू इंटू v। ये जो v है वो वेलोसिटी है, क्या है v? नहीं, वोल्टेज है, ये वोल्टेज है जिससे कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। स्पीड निकालना हो तो फिर इसी काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कर देंगे और आपको स्पीड आ जाएगी। अगर स्पीड निकालना हो तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2n/m पे रूट लिखेंगे। साइक्लोट्रॉन डिवाइस यूज्ड टू जनरेट फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल। फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल
फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन कॉमा पॉजिटिव चार्ज कॉमा आयंस, सब हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन कर देना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम प्रेफर करते हैं इसमें। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मास कम होता है, हल्का होता है। ठीक है, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। अगला पॉइंट लिखेंगे इन साइक्लोट्रॉन वी यूज oscillating electric field between the D's which accelerate charge particle. Next point, magnetic field used in dish to revolve the charge particle in circular track. Magnetic field used in dish to revolve the charge particle in circular track. Revolve the charge particle in circular track. Charge particle in circular track. नीचे डायग्राम बना के सब बातें लिख डालो। ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ और एक को बोलते हैं नॉर्थ। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं उसके बीच के लेंथ को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। और एक्चुअल एंड के बीच का जो लेंथ है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होता है मैग्नेटिक लेंथ से, और इसका जो रेशियो होता है वो हमेशा किसी भी बार मैग्नेट में 0.84 होता है। साउथ पोल से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है। जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग करते हैं उसके लिए परमानेंट मैग्नेट के साउथ पोल को हम लोग नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मानते हैं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से नेगेटिव, वैसे वहाँ पर कोई चार्ज वगैरह होता नहीं है पर हम उसे मानते हैं माइनस चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। और इसे हम माइनस स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसे पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, पोल स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। उसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज कहते हैं, डिनोट प्लस स्मॉल m से करते हैं। इसे भी हम लोग पोल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। एक बार नेगेटिव बना हुआ साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव बना हुआ नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ। किसी भी मैग्नेट को अपने लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने भी टुकड़ों में बांट दीजिए, उससे पोल स्ट्रेंथ पे एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी मैग्नेट को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कितने भी टुकड़ों में बांट दो, उससे पोल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पोल स्ट्रेंथ सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। पोल स्ट्रेंथ में फ़र्क तब पड़ता है जब अलोंग द लेंथ मैग्नेट को हम कट करते हैं। जब किसी मैग्नेट को हम अलोंग द लेंथ कट करेंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा। और कितना बदलेगा वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जिस रेशियो में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उस रेशियो में पोल स्ट्रेंथ बदल जाती है। लेंथ पे पोल स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये वाला जो एरिया है उससे पोल स्ट्रेंथ का लेना देना है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम या ज़्यादा होगा तो पोल स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा होंगे।
अगर लेंथ कम ज़्यादा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितने भी आप टुकड़ों में बांट दो, लेंथ बदल दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, साउथ पोल या नॉर्थ पोल हमेशा पेयर्स में आएंगे, कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑलवेज ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल पेयर में आएंगे। कितने भी टुकड़े में बांटिए, जितने टुकड़े में बांटिएगा उतना साउथ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, उतने प्रकार के अलग मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अगर अलोंग द लेंथ काटे तो बदल जाएगा, परपेंडिकुलर टू लेंथ काटे तो नहीं बदलेगा, बस उसकी जो साइज है वो बस बदल जाएगी। ये बात हुआ इसका। इसमें टर्म होते हैं एक मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक टर्म होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन द पोल, मतलब पोल। तो ये हुआ पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो ये ठीक उसी प्रकार का हुआ जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता था, चार्ज इनटू डिस्टेंस, वैसा ही यहाँ पर है ये पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब इनटू एम इनटू एल। अब इसका जो डायरेक्शंस होंगे, जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस हमेशा ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े थे, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब हुआ साउथ पोल, पॉजिटिव का मतलब हुआ नॉर्थ पोल। तो इसका डायरेक्शंस होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होने वाला है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा। अगर यूनिट की बात करेंगे तो पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे। यूनिट होता है वैसे, इसका एक फॉर्मूला और होता है, करंट इनटू एरिया। ये फॉर्मूला भी मैग्नेटिक मोमेंट का ही होता है। तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा L पे पावर 2 और A। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर और एम्पियर का मतलब A। इससे पोल स्ट्रेंथ का अगर हम देखेंगे तो इसका भी यूनिट्स वगैरह अपन निकाल सकते हैं। पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी, देखिए ये होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ एक मीटर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। इसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन इसका A इंटू एल हो जाएगा। चलिए इतनी बातें लिखते हैं परमानेंट मैग्नेट के बारे में। पहले ये सब लिख दो, फिर पॉइंट लिखा देंगे। लिख लेंगे पॉइंट। व्हेन बार मैग्नेट intersected along its length, then pole strength changes according to area of cross section, according to area of cross section. But if bar magnet intersected perpendicular to its length, then pole strength remains same. Pole strength remains same. अगला पॉइंट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स does not exist. Magnetic monopole does not exist. अब इस पे एक सवाल है, जैसे कि एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेंथ इसकी L है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका M है, M इंटू L। अगर फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अगर इस मैग्नेट को पहले केस में
ऐसे 3 इक्वल टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरे केस में ऐसे 2 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया। तीसरे में ऐसे 3 इक्वल टुकड़ों में बांटा गया। बनाते चलो। चौथे में आधे और आधे को आधा, ऐसा कर दिया गया। पांचवें में आधे और फिर आधे को आधा, ऐसा किया गया। सिक्स्थ में इसे मोल्ड करके सेमी सर्कुलर बना दिया गया। सेवेंथ में इसे मोल्ड करके क्वार्टर सर्कल बना दिया गया। एट्थ में इसे मोड़ करके एक आर्क बनाया गया जिसका एंगल 60 डिग्री है। बन गए। देखो इसमें 3 टुकड़े कर देंगे। पोल स्ट्रेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ में फर्क पड़ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो नया वाला जो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा सभी का, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा पर लेंथ 1/3 हो जाएगा, तो हो गया m/3। इसमें 2 टुकड़े में कर दिए, पोल स्ट्रेंथ में फर्क हो जाएगा, आधा हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। तो नया वाला जो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ, लेंथ वही रहेगा, तब भी हो जाएगा ये m/2। यहाँ 3 हिस्से में करें तो 1/3 पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा नया वाला 1/3 इंटू लेंथ, इसलिए m/3। इसमें ऐसा कट करें तो इस वाले पार्ट का पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा पर लेंथ 1/4 हो जाएगा। तो नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका और इसका दोनों का सेम ही होगा, m इंटू L/4 m/4। ये वाले का बात करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, लेंथ हो जाएगा L/2 m/2। इसके बाद वाले का बात करें तो प्लस m/2, ये m/4 और m/4। तो इसका बात करेंगे m/4 इंटू L, m/4 हो गया नया वाला। इसका बात करना है m/2 इंटू L, m/2 हो गया नया वाला। इससे बात करेंगे तो मान लीजिए ये प्लस पोल है, ये माइनस। ऐसा बदल देने से पोल स्ट्रेंथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर डिस्टेंस बदल जाती है। तो पहले लेंथ था, अभी ये जो है 2r हो गया। तो नया वाला जो हो जाएगा वो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2r हो जाएगा, डिस्टेंस 2 इंटू r के जगह पे आप सोचो L इक्वल टू सेमी सर्कल तो πr, तो यहाँ से r की जगह L/π करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा m इंटू L, तो 2m/π नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट। जब ये क्वार्टर सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस हो गया √2r। ये मान लेते हैं -m, ये +m। पोल स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा पर लेंथ हो जाएगा √2r। तो यह m इंटू √2 इंटू r को बदलना पड़ेगा आपको। क्वार्टर सर्कल है तो लेंथ जो L है वो क्वार्टर सर्कल हो गया πr/2, 2πr/4, तो πr/2। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 12/π। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 12/π। तो ये हो जाएगा 2√2 पहले का मैग्नेटिक मोमेंट बाई पाई, नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट। इस केस में 60 डिग्री, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब आपको जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, बस रेडियस हो जाएगी। अब रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे, तो टोटल सर्कल का लेंथ L जो होगा, टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr,
और ये 60 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री का 1/6 है, मतलब ये 2πr/6 के बराबर करना है आपको। 2πr/6 करेंगे, यहाँ से आपको r आ जाएगा 1/3, 3l/π आ जाएगा r, 3l/π। तो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट 3 टाइम्स ऑफ m/π। ये हो गया इसका आंसर, बना दें। फिर सवाल है फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे दो बार मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, जितने भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन दे रहा हूँ। दूसरा बार मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ, इसका भी एम साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये एंगल 60 डिग्री। साउथ नॉर्थ एंगल 120 डिग्री। इसकी बात करेंगे तो डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एम। यहाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो √3 टाइम्स ऑफ एम। यहाँ 120 डिग्री, तो 1 के बराबर हो जाएगा। बस इस केस में देखना एम एम एम, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। तो बताओ ऐसा जब होता है तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। 0 होंगे, कुछ और होंगे? 0 ही होंगे। ठीक है, इस वाले में नेट वैल्यू क्या होगी? अब इसमें तो एरो वैसा है, सर्कल बना रहा है, उसमें नहीं बन रहा है सर्कल। तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, देखो वेक्टर ए बी, इसे सी कहते हैं, ठीक है, जो a+b होता है। तो अगर ये m है और ये m है तो ये वाला उसका रिजल्टेंट होगा, बराबर, इस दोनों का, और एक ये m है। तो बताओ इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये दो, मतलब दो के बीच का एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री है ना। तो दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, दो वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा हुआ और एक वेक्टर ऐसा हुआ, जिसके बीच का एंगल कितना है? ये वाला एंगल 60 डिग्री है, बराबर है ना। ऐसा कुछ है, ऐसा है, और दूसरा ऐसा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री की बना। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, बराबर। तो डायरेक्शन ये वाला बराबर है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डायरेक्ट ये हो गया। तो उसकी वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा?
60 डिग्री है कि 120 डिग्री एंगल? कितना एंगल? 120 है ना एंगल, क्योंकि ये 60 देखने में लग रहा है बट एक्चुअली में एंगल तो ये वाला लेना है ना। और दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट 1 के बराबर, तो ये दोनों मिलकर के 1 के बराबर m, और ये भी m, तो हो गया आंसर कितना? 2m। यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि m + √3m, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो इस बारे में, इसमें क्या हुआ, यही तो सिर्फ बदला ना, इसका एरो ऐसा हो गया, मतलब आप सोचो कि ऐसा था तो 0 था, पलट दिए तो 0 नहीं है, तो क्या होगा? तो अब देखो ये जो पलट रहे हैं हम डेटा को, मतलब अगर इस इंडिविजुअली को देखो तो इसका तो m ही है ना, बराबर। तो ये दो मिलकर के जो हो रहा है उसका ये उल्टा हो रहा है, तो यहाँ +m - m हो रहा होगा, तभी जाकर के 0 मिल रहा है। तो दो मिलकर के 1 m के बराबर हो रहा है, बराबर। ये बात समझ रहे? देखो फिर से समझने का प्रयास करो। ये दो एरो सेम ले लो, और ये हम लोग ऐसा ना लेकर के अगर ऐसा लिए तो वो सवाल बन गया, ऐसा लिए थे, इस दोनों का मिला के x मान लो और इसका m मान लो, ये वैल्यू 0 हो रही थी, इसका मतलब x क्या हो रहा था? -m ही तो हो रहा था। तो -m मतलब m हमने किसको माने? इसको m माने, तो ये वाला हो गया -m, यही तो मतलब हुआ, बराबर, यही मतलब हुआ ना। तो अभी जो दूसरा वाला है हमारा वो पहले से ऐसा है और ये भी ऐसा है, तो दोनों तो सेम ही हो जाएगा, ये भी -m ये भी -m, उस हिसाब से देखेंगे तो -2m, माइनस बस डायरेक्शन के हिसाब से बोल रहे थे, इसलिए आंसर जो है वो 2m हो गया, m + m। एक बार अच्छे से 4th और 5th को बढ़िया से देखिए, फिर आपको 6th में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एकदम अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। मैं तब तक उससे रिलेटेड 1-2 और कर देता हूँ। ऐसा दिया हुआ है, जम गया बातें। जैसा सर्कल एकदम सर्कल में चल के बन जाए तो 0 हो गया, और अगर एक डेटा पलट गया तो वो एक का जितना है बाकी सबके मिलकर के उतना ही होने वाला है, इसलिए जो है पलट देने से जो है नॉन जीरो हो जा रहा है, तो वैल्यू हो जाएगी m + m 2m। अब इस वाले में देख के बताना, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, क्या हो गया आंसर? 0 हो गया। ये वाले में साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, इसका मतलब यहाँ 2 ऊपर की तरफ है और 2 राइट की तरफ है, ये हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 2m, तो आंसर कितना हो गया? 2m√2, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ देखेंगे एरो जो है उसके हिसाब से, अगर ये ऐसा एरो होता तो 0 होता, मतलब इस वाले में 0 है, इस वाले में अगर इसका m है तो इस सब का मिल करके भी इधर की तरफ ही m होगा, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू 2m, और डायरेक्शन ये वाला ऐसा। इसमें देखो 0 हो गया, वही सवाल है वो 6 नंबर, और उल्टा कर दिए, इस सब का इसका m है और यहाँ से लेके तीनों मिला करके भी m ही हो जाएगा, इसने इसको कैंसिल किया, ये बच गया, तो दोनों पैरेलल, तो 2m हो गया ना यहाँ आंसर। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू परमानेंट बार मैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट है वो सेम इधर रहेगा। मान लीजिए ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं एंगल थीटा पे,
ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है m। तो इस जगह में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला था Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आ जाएगा के मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई, p मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, वहाँ इलेक्ट्रिक मोमेंट था तो Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। यह पोटेंशियल का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट थीटा और आर, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे। याद आ रहे हैं कुछ? बताओ तो ई थीटा की वैल्यू क्या होती थी? टू के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब बराबर। तो बी थीटा क्या हो जाएगा? 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई एम साइन थीटा बाय आर क्यूब, और बी आर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम कॉस थीटा बाय आर क्यूब। तो जो नेट वैल्यू था रूट अंडर बी थीटा का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, और इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ जाएगा, के पी के मतलब एम पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया नेट फील्ड। यहाँ से जो नेट वाला डायरेक्शन आया उसने अल्फा एंगल बनाया, तो रिलेशन आया था टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। एक्चुअली में टेन अल्फा आया था बी आर, मैंने उल्टा लिखा हूँ क्या? ये बी थीटा और ये बी आर, बाकी सब डेटा ठीक है। ये हो गया बी थीटा बाय बी आर की वैल्यू मतलब टेन अल्फा, जिसका रिलेशन आता है टेन थीटा बाय 2। और इसके दो केस बनते हैं, एक इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक एक्सियल पे। चलो लिखो आप, आता तो होगा ही आपको। इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन। यहाँ के लिए थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं, पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर। फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 2m बाय 4 पाई इंटू आर क्यूब। इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, या फिर इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, इसी को ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं। थीटा इक्वल टू 90, पोटेंशियल 0, फील्ड होता है म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब। ये पूरा इलेक्ट्रिक है, बस रिप्लेस करना है के को म्यू नॉट बाय 4 पाई से और डाइपोल मोमेंट पी को मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से।